एवरीवन, मैं हूं कुमार संजू सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज होने वाला है हमारा एलटी ग्रेड का टेस्ट सीरीज नंबर 2। पहले वाले टेस्ट में हमने आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए थे और आशा करते हैं आप सभी लोगों ने अच्छा स्कोर उसमें किया होगा। आज का जो सेशन होने वाला है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर बेस्ड पर होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे पेपर में लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों सेक्शंस हैं, तो मोस्टली 40 से 50 क्वेश्चन हमारा लिटरेचर का आता ही आता है। तो लिटरेचर में जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, फ्रॉम वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, आई हैव जस्ट गिवन द स्पेस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। सो इसको लगाने के बाद में मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ दो या चार क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना है टेस्ट सीरीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको पॉज कर लीजिएगा, फिर अपने आप अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिए कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है जी। फिर लास्टली आपको करना है कि भाई मैंने 70 का ये टेस्ट रहेगा और आउट ऑफ 70 हमने कितने सारे क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो करेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, राइट। और हमारे पास अभी ज्यादा समय है ही नहीं, 18 तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए क्या करना है कि अभी हमको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस हमने जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करनी है। वो हमको ये पता लग सके कि हमको कितना अभी याद है। पढ़ा कितना वो मायने नहीं रखता, कितना हमें याद रहता है वो मायने रहता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में कितना आपके दिमाग में वही काम करेगा। पूरे साल भर क्या करा है आपने, कितना पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, बैठ जाओ आराम से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोन एज अल्फा ऑफ द फ्लो। तो ऑब्वियसली देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा है और एक बात दिमाग में रखिएगा, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल के ही मिलेंगे, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। और मैंने भी इसको इसमें इंक्लूड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन इसके आने की संभावना ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आपने जब सिलेबस को देखा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा आपको। अल्फा ऑफ द फ्लो किस राइटर को कहा जाता है? क्या वो डायरेक्ट वॉलकोट है, एजी गार्डनर है, या रिचर्ड स्टील है, या फिर जोसेफ एडिसन है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा एजी गार्डनर। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है राइटर का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड गार्डिनर, ठीक, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर होगा ये, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो राइटर्स हैं ये इनका जो है आप डायरेक्ट वॉलकोट, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में पोस्ट कॉलोनियल राइटर भी दे रखा है। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर में डायरेक्ट वॉलकोट आएंगे, इनका वर्क आप जान रहे हैं, आप फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, वो वाला पोएम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन के बारे में आप सभी जान रहे हैं कि द स्पेक्टेटर क्लब, द टटलर क्लब से एसोसिएटेड है, तो आपने पढ़ा भी होगा। या मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता ही दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर बात करते हैं रिचर्ड स्टील की, ठीक है। 1709 में इन्होंने एक पीरियोडिकल्स निकाला था। सबसे खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, हमसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इन विच सेंचुरी पीरियोडिकल्स वर फेमस, किस सेंचुरी में पीरियोडिकल्स फेमस थे। तो आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी। तो वहां पर आपको आंसर क्या करना है, 18th सेंचुरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन बनाया गया था कि सर्कुलेटिंग कॉफी हाउसेस किस सेंचुरी में फेमस थे, या एरा आपसे पूछ लिया जाए तो कॉफी हाउस आए, चॉकलेट हाउस आए, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज आ जाए, ये कोई भी प्रश्न अगर आपसे बनाया जाता है तो ध्यान रखना है ये सारे के सारे आपके नियो क्लासिकल एज में आएंगे। नियो क्लासिकल एरा जो कि आपका शुरू होता है 1660 से लेकर के 1789, ये पूरा बता रहा हूँ। ये 1789 में ये पूरा टेनोर है, इसमें भी अलग अलग पार्टीशन है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ और फिर अभी यहीं पर पॉइंट पर आएंगे। 1660 से लेकर के 1700 तक ये आपका रहता है रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन बनाया गया था, शायद एलिजाबेथ ने एज पूछा था, तो एज बेस्ड पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है जब केवल न्यू क्लासिकल एज पूछा जाए तो ये हमें 1660 से लेकर के 1789 तक कवर करना है, ठीक है जी। दूसरी चीज बता रहा हूँ, बिना किसी कुकू को मेलियर मत करना। कहीं कहीं पर 1798 दे रखा हो तो गुरुजी 1798 तक है, 1798 कहीं 1785 मिल जाएगा, लेकिन 1789 इज द ऑथेंटिक वन। मैं बता रहा हूँ पहले ही, बाद में चू चपाट नहीं करना है। फिर
अब ये जो 1660 से 1700 दे रखा है, ये रेस्टोरेशन एज हो गया। रेस्टोरेशन एज में भी आपको क्या ध्यान रखना है, इस रेस्टोरेशन एज को बोला जाता है एज ऑफ ड्राइडन। एज ऑफ ड्राइडन, अगर क्योंकि ड्राइडन एक बड़ा राइटर है, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज, और रेस्टोरेशन एज में भी क्या ध्यान रखना है, एज ऑफ ड्राइडन, क्योंकि इस टाइम तक इसी का प्रभुत्व रहता है। सबसे ज्यादा हीरोइक ड्रामा अगर किसी ने लिखा है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा हीरोइक ट्रेजेडीज या हीरोइक ड्रामा किस एरा में लिखा गया, तो रेस्टोरेशन एरा में लिखा गया। दूसरा सबसे क्वेश्चन बना जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉमेडी ऑफ मैनर वर फेमस, तो कॉमेडी ऑफ मैनर भी जो थी वो रेस्टोरेशन एरा में ही सबसे ज्यादा आती है, ये क्वेश्चन है। फिर 1704 मिल जाए कहीं पर, एक आप एक लिखिए, 1701 से 1744 तक, ये आपका रहता है अगस्टन एज, अगस्टन एज, या फिर एज ऑफ पोप। कहीं कहीं पर 45 मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, 44 और 45 को एक दे ही रखा होगा, ठीक है। फिर 1745 से कर दे रहे हैं हम 1789 तक। ये जो एज है इसे बोलते हैं एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये ध्यान रखना है। अब इसी एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी को बोलते हैं एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन। मैं आपको ये एज काहे बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, कारण ये है कि इसी में कंफ्यूजन ज्यादा है। बाकी कोई सीधा सीधा पूछेगा, सबको ये एज पता है, तो सबसे डिफिकल्ट वाले एज को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए एज ऑफ पोप 1701 से 1744, आपसे पूछा जाए एज ऑफ ड्रेडन 1660 से 1700 तक पूरा ये वाला, आपसे पूछा जाए एज ऑफ जॉनसन तो 1745 से 1789 हो जाएगा। अब टोटल ये ध्यान रखना है, ये जो 18th सेंचुरी है, ये पूरा मैं 18th सेंचुरी के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये आ जाए वो कॉल्ड 18th सेंचुरी द मोस्ट अवर इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी, इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी, बस वर्ड याद रखो। किसने बोला है, तो ये बोला है अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आ जाए हु कॉल्ड 18th सेंचुरी द एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ही रहेगा। तो ये, और इसी सेंचुरी में आप ध्यान रखना है, मतलब सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, कॉफी हाउसेस, चॉकलेट हाउसेस, ये सारे के सारे सब इसी में फेमस था। तो 1709 में इन्होंने शुरू किया था टाटलर, टाटलर, ठीक है, रिचर्ड स्टील का था, जोसेफ एडिशन का था, मतलब इन लोगों का मिला हुआ था द स्पेक्टेटर, द स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है, वो वर्क भी दे रखा है। तो स्पेक्टेटर जो था वो रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन, इन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया था स्पेक्टेटर, जो इनका पीरियोडिकल्स था। टाटलर जो था वो अकेले रिचर्ड स्टील का था। तो अब इनका जो है इनका हमारे सिलेबस में दे रखा है, विल विम्बल वगैरह स्पेक्टेटर क्लब है, ठीक है, सर रोजर है, तो इन दोनों लोगों का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जैसे यहाँ पीएसटी कॉलरिज को और वर्ड्सवर्थ को देखते हैं, लिरिकल बैलेड उनका ज्वाइंट एडवेंचर था, वैसे स्पेक्टेटर क्लब वाज द ज्वाइंट एडवेंचर ऑफ रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। ये क्वेश्चन बना जा सकता है। बाकी विल विम्बल से कोई क्वेश्चन आना नहीं, वहां उस पर फर्जी में जो है टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं। स्पेक्टेटर क्लब हमें थोड़ा सा देखना है, वो मैं बता दूंगा। स्पेक्टेटर क्लब में कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, उसमें आपको सर रोजर के बारे में पढ़ लेना है, ओविल हनीकम के बारे में पढ़ लेना, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट के बारे में पढ़ लेना, बस, और कुछ नहीं करना है वहां पर। और स्पेक्टेटर का बाकी, हाँ, तो मैंने इनको बता दिया कि इसमें सर रोजर डी कवर्ली जो है उनके बारे में क्या पढ़ना है, उनके बारे में क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान क्या रखना है, सर रोजर जो आदमी होता है वो वॉर्सेस्टरशायर का एक जाना माना इंसान था, बहुत बढ़िया इंसान थे, लेकिन उन्हें हो जाता है प्रेम। तो आपको पता है प्रेम में पढ़ने के बाद आदमी उसे उड़ेला हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो उन्होंने शादी, भाई साहब, प्रेम उन्हें किससे हुआ, एक विडो से। विडो ने तोड़ दिया दिल, तो उसके लिए वर्ड एक यूज किया जाता है परवर्स विडो। जब से उनका दिल टूट गया तब से वो ऐसे रहने लगे, वरना पहले डेली अच्छे कपड़े पहनते थे, तो तब से लेकर के उन्होंने अब वही एक कोट पहने रहे जिंदगी भर। उनके व्यवहार में एक चीज थी, ही इज नोन बाय हिज सिंगुलैरिटी, मतलब सिंगुलर आदमी हो गए। तो सिंगुलैरिटी के लिए सर रोजर जी जाने जाते थे, लेकिन उससे किसी को कभी कष्ट नहीं पहुंचता था। तो ये क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सर रोजर डी कवर्ली वाज नोन फॉर हिज सिंगुलैरिटी इन हिज बिहेवियर, बस एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बनेगा नहीं।
और तीसरा ये है कि अगर पूछ लिया जाए तो जहां पर जैसे पंच नहीं होता गांव में पंच, तो पंच में एक हेड भी होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं जज गांव के लेवल पर। तो वैसे भी उन्होंने जज का भी काम करते थे जब भी कोई काम होता था, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो ये, अल्फा ऑफ द फ्लो किसको बोला जाता है, तो इजी गार्डनर को। इसको हम लगा देते हैं 100% में, पेपर में आने लायक है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया इतनी देर लग गई, अगर ऐसे बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट लूसियन राइटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाओ, ये आने योग्य है। देखो अमेरिकन राइटर होता, ब्रिटिशर्स होता तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता था। जब भी अफ्रो अमेरिकन राइटर हो, नाइजीरियन राइटर हो, ऑस्ट्रेलियन राइटर हो या न्यूजीलैंड का कोई राइटर है, तब ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट लूसियन राइटर कौन सा है, तो सिंपल सा लगा दो बस, डायरेक्ट वॉलकोट सेंट लूसियन राइटर है, ठीक। ये ध्यान रखना है। अब ये अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के पेपर में आने योग्य है। ये फटाफट बता दे रहा हूं आपको इनके बारे में। तो ये पूछा गया है कि न्यू इंग्लैंड पोएट किसे कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लैंड लिखा है, तो अगर जिसने सही से नहीं पढ़ा होगा तो उसे लगेगा कोई इंग्लैंड का राइटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अमेरिकन राइटर है और अमेरिका में एक जगह है ये न्यू इंग्लैंड, तो उसी एरिया में इसके बहुत सारे वर्क्स जो है एसोसिएटेड है, तो इसीलिए इसको बोला गया न्यू इंग्लैंड राइटर। तो सिंपल सा आपको लगाना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जॉन कीट्स जो है इनको इंग्लिश पोएट बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश पोएट। अब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो सभी इंग्लिश पोएट है, इनको कहें। तो जैसे जब आप इनकी ग्रेप पे लिखा हुआ देखेंगे पूरा, तो आपको वहां पर दिखेगा। तो इंग्लिश पोएट में अगर कोई आ जाए तो कीट्स को बोलते हैं, कैमेलियन पोएट इनको बोलते हैं, सेंसुअस पोएट इनको बोलते हैं, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, अगर पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वर्क्स डू यू फाइंड हेलेनिज्म, किसके वर्क में हेलेनिज्म मिलता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलेनिस्टिक पोएट, तो हेलेनिस्टिक पोएट में भी आपके ये जॉन कीट्स ही आएंगे। तो क्या मैंने बताया, नंबर 1 सेंसुअस पोएट, नंबर 2 हेलेनिस्टिक पोएट, नंबर 3 कैमेलियन पोएट, नंबर 4 इंग्लिश पोएट। ये सारे के सारे टर्म्स किसको एसोसिएट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं जॉन कीट्स को, ठीक है जी। सारा याद रखना, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपको है। उसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये न्यू इंग्लैंड पोएट है। दूसरी आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में इनकी पोएम है वर्चेस, ठीक है। वर्चेस पोएम है हमारे सिलेबस में। वर्चेस पोएम में जो बता दे रहा हूँ केवल 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। नंबर 1 आपसे पूछ सकते हैं कि इसका कलेक्शन का नाम क्या है, तो ये है माउंटेन इंटरवल, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। 1916 में ये कलेक्शन आता है। बाकी ये अटलांटिक मैगजीन में अलग से आती है, वो कभी पूछा नहीं जाएगा, बस कलेक्शन का नाम पूछा जाएगा। दूसरी बात है इसका ओरिजिनल टाइटल पूछा जाएगा, स्विंगिंग वर्चेस, ये इसका पूरा टाइटल था, स्विंगिंग वर्चेस ओरिजिनल टाइटल था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब इसमें जो है सबसे पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार के गेम का नाम यूज हुआ है, मतलब इन्होंने इसमें एक गेम का नाम यूज किया है जो शायद ये खेला करते होंगे अपने बचपन में, तो उस गेम का नाम है बेसबॉल। क्या नाम है, बेसबॉल हो गया। इसमें एक और कोटेशन बता दे रहा हूं, लाइफ इज लाइक अ पाथलेस वुड, पाथलेस वुड, ये एक लाइन याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जीवन जो है बेसिकली, इसकी शुरुआती लाइन है कि आई एम अ वेरी ऑफ कंसिडरेशन, लाइफ इज लाइक अ पाथलेस वुड। जीवन जो है वो बेसिकली एक पाथलेस वुड जैसा है। पाथलेस वुड मतलब जैसे जंगल में आप खड़े हैं, अब जंगल में कोई रास्ता ही नहीं आपको पता है और आपको जाना है, जीवन भी वैसे ही है। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं पता है, कहीं इधर जाओगे किसी रास्ते पे चलोगे तो आपको मार बहुत कष्ट होते हैं, वैसे ये भी है। एक और कोटेशन इसमें आता है, अर्थ इज राइट प्लेस फॉर लव, प्लेस फॉर लव,
ये दो कोटेशंस आपको याद कर लो, बस खत्म। वर्चस्व में और कुछ नहीं पढ़ना आपको, पूरा ये वर्चस्व का सार है। बस ये लाइन याद रखना, लाइफ इज लाइक अ पाथलेस वुड और अर्थ इज अ राइट प्लेस फॉर लव, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ लो पानी थोड़ा दे दीजिए, 1 मिनट में आता हूँ। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। बाकी देखो, अगर एक एक राइटर को पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो ये सब फटाफट करते हैं हम लोग हैं। जो इंपॉर्टेंट जहां से लगेगा हम वहां बता देंगे। देखो थॉमस हार्डी के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत बड़ा है ये। लो, मैंने अभी आपको इंग्लिश पोएट बताया था ना, ये इंग्लिश पोएट आपसे पूछा गया तो आप बस आंख बंद करके कहाँ लगाएंगे जॉन कीट्स में। अगर आपसे ये क्वेश्चन बना दिया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वाज अ रेवोल्यूशनरी पोएट, तो रेवोल्यूशनरी पोएट में आपका सिर्फ एक मात्र आदमी है, वो है आपके शैली, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। शैली वाज अ रेवोल्यूशनरी पोएट इन स्पिरिट। बाकी दूसरी बात याद रखना है, he belongs to the satanic school of poetry, satanic school of poetry, satanic school of poetry। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है, बेसिकली कौन पॉइंट किया है टर्म? रॉबर्ट सदे ने। रॉबर्ट सदे ने पॉइंट किया है, और इसमें आपके दो राइटर्स आते हैं, मैं बता दे रहा हूं। स्पेशली आपके शैली हैं और दूसरे आपके बायरन हैं, बायरन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शैली हमारे रिवोल्यूशनरी पोएट हो गए। जॉन कीट्स के बारे में आप जानते हैं, कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री में आते हैं, लेहंट है और ये है, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री यहाँ पूछा जा रहा है। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन होगा? ऑब्वियसली अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन टर्टन। अच्छा, चौसर को किसने बोला है? तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ये हमारा जॉन टर्टन, ठीक है जी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, चौसर जी को, वैसे ये हमारे तो सिलेबस में है नहीं, बस ऑब्वियसली केवल फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री पूछा गया, तो क्योंकि पोएट्री हमारे सिलेबस में है इसीलिए क्वेश्चन बनता है, वरना हम आपको और भी बताते हैं इनके बारे में, जाने दीजिए। सिलेबस में है नहीं तो फर्जी में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी आप पूछा जा रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी आप जानते हैं टोटल मिल्टन ने कितनी सोनेट लिखी है? 24 लिखी है। उसमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता लग जाएगा। जॉन मिल्टन के बारे में आप सब जान ही रहे हैं, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊंगा आपको। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज आल्सो नोन बाय व्हिच टाइटल, मतलब टाइटल क्या है, ये कौन से नंबर की सोनेट है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, 19 नंबर की सोनेट है ये, ठीक, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो जॉन मिल्टन के बारे में आप जानते हैं, मैं जो लोग टीजीटी कर रहा हूँ उनको पूरा रिसर्च किए बैठे हैं, कितने साल की उम्र में ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्या इसमें बताना है, कितनी उम्र होती है इनकी है, सब पता है आपको। ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। व्हाट बाइबलिकल आइडिया इन्फ्लुएंस दिस पोएम, मतलब कौन सा बाइबल का ऐसा आइडिया था जिसने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को इन्फ्लुएंस किया था? तो बेसिकली सीधा सा आंसर है इसका पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी एक लाइन आपको पता होगी, दे आल्सो सर्व्स हु स्टैंड एंड फास्ट करके लाइन आती है ना वो। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन इसमें जो है वो प्यूरिटन पोएट है, तो ऑब्वियसली आपका एक आदमी है मिल्टन। इनको और क्या बोला जाता है तो आप जानते हैं, वी लेटेड एलिजाबेथन पोएट, ठीक है, वी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने योग्य हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, इसमें से वॉस ऑफ ट्विंग थंब किसे कहते हैं? तो सिर्फ एक आदमी है, वो है आपके अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का बारे में मैंने आपको बता दिया, सबसे खास बात यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिकली जो है प्रोवर्बियल कह सकते हैं, ये भी प्रोवर्बियल का एक मिनट है, इपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए ये भी जाने जाते हैं, इपिग्रामेटिक। बाकी आपके फ्रांसिस बैकन है, वो तो है। दूसरी बात है हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में सबसे ज्यादा लिखे हैं ये लोग, ठीक।
और दूसरी बात कौन सा, वो भी क्लोज्ड कपलेट में बहुत ज्यादा फेमस है, क्लोज्ड कपलेट के लिए और एंड राइम, इनके वर्क में आपको एंड राइम मिलेगी। ठीक, बाकी आप सब जान ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लव पोएट कौन बोला जाता है, तो आपको पता ही होगा। तो लव पोएट में कौन है आपके, ऑब्वियसली डन है। डन को यहाँ पर ध्यान रखना है, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ही अफेक्ट मेटाफिजिक्स किसने बोला, हु कॉल्ड जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, तो ऑब्वियसली याद रखना है आपको है, इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन, ओ सॉरी जॉन ड्राइडन। ठीक है जी, जॉन ड्राइडन, ये ध्यान रखना है आपको। बात हम लोग मेटाफिजिक्स की कर रहे हैं तो फटाफट यहाँ पर निपट ही लेते हैं। एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान रखनी है, देखो ये एंड्रू मार्वल बेसिकली सिलेबस में दे रखा है। तो एंड्रू मार्वल का एक वर्क था टू कोए हिज मिस्ट्रेस, ठीक है ना, पता ही होगा क्या वर्क था, टू कोए हिज मिस्ट्रेस। तो उसमें उन्होंने दिया था कार्पे, कार्पे डाइम। पर मतलब इसका क्या हुआ, सीज ऑफ द डे। ठीक है, ये केवल जो है एंड्रू मार्वल के वर्क में मिलता है। एंड्रू मार्वल भी आपके जो है मेटाफिजिकल पोएट है। तो यहाँ फटाफट एक बार निपट लेते हैं तुरंत ही। मेटाफिजिकल की बात करें, मेटाफिजिकल पोएट्री की बात कर लें तो फटाफट ध्यान रखना है आपको, जो पेपर में आने योग्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में जो आने योग्य है वो, सबसे पहले बात मेटाफिजिकल पोएट्री अपने विट के लिए जानी जाती है। दूसरी बात है फार फेच्ड इमेजिनेशन, फार फेच्ड इमेजिनेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फार फेच्ड इमेजिनेशन हो गई, और विट हो गया, और कंसीट, कंसीट के लिए जानी जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो फीचर्स आप कंसीट और विट, ये दो याद रखना, ये सबसे फेमस फीचर्स है मेटाफिजिकल पोएट्री की। और सबसे आपको खास बात और क्या ध्यान रखनी है, जब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स टर्म किसने कॉइन्ड किया, तो आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन, हो जाएगा आंसर जॉन ड्राइडन। जब आपसे ये पूछा जाए मेटाफिजिकल पोएट्स, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने कॉइन किया, मेटाफिजिकल पोएट्स, ये टर्म किसने कॉइन किया, तो आंसर हो जाएगा डी.आर. जॉनसन, डी.आर. जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना मेटाफिजिकल पोएट्स, ये वर्क किसका है, तो ये वर्क है आपके टी.एस. इलियट का। ठीक है, 1921 में यह उनका वर्क आता है। तो ये वर्क केवल है मेटाफिजिकल पोएट टी.एस. इलियट का। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो डॉक्टर जॉनसन का है। डॉक्टर जॉनसन का इसलिए है क्योंकि इन्होंने वर्क लिखा था लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जिसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफीज है। उसमें आपके थे अब्राहम कौले, अब्राहम कौले जी की बायोग्राफी पर ये टर्म बाहर निकल करके आते हैं। इतना सारा मैंने आपको यहाँ बता दिया है, बिना किसी देरी के फटाफट करते रहो। अब यहाँ बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बताओ, रॉबर्ट ब्राउनिंग। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अच्छा, इसमें हमें एक चीज बताओ, इनमें से ऐसे कितने राइटर हैं जो विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हो, चलो देख के बताओ, बताइए कौन कौन, बताओ। हाँ, वेरी गुड, टेनिसन हो गए आपके और रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गए। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है, टेनिसन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। ठीक है, दूसरी सबसे खास बात है, अगर ये आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोन फॉर हिज विक्टोरियन कंप्रोमाइज, विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए कौन सा राइटर जाना जाता है, तो क्या आंसर लगाएंगे, अरे रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको एक इनके लिए वर्ड यूज किया गया, ही इज कॉल्ड द मोस्ट मेलैंकोली जो है पोएट है ये। और जो पीजीटी होता था मैं इसको अलग से पढ़ाता, पीजीटी के हिसाब से अभी हमारा एलटी चल रहा है तो खत्म, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया हमारे। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बन सकता है, अभी बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोन एज अ मूवमेंट पोएट, तो मूवमेंट पोएट में आपके फिलिप लार्किन आंसर होगा सही। और ये मेरे हिसाब से इस बार के पेपर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आने योग्य है ये, अब पूछा जाएगा ये।
ये मोमेंट पोएट आपका देखो लिखा ही यहाँ पर है। मोमेंट पोएट है ये, कौन है यहाँ पे? फिलिप लार्किन। इनका पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बंदा जो है, इनकी एक पोएम है हमारे सिलेबस में, वो है वांट्स, ठीक है ना, वांट्स है। अब चूंकि ये मॉडर्न राइटर है, मॉडर्न राइटर में आपने खास बात देखी होगी, मॉडर्निज्म में आपका क्या ही चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट था ही था, सोसाइटी पूरी तरीके से मोरली स्पिरिचुअली डेड हो गई थी, ठीक है ना। तो ये भी मतलब आदमी अपने आप को एलिनेट फील करता है, आइसोलेशन में रखना चाहता है, वही इसमें था। तो इसमें बस एक लाइन आपको याद रखना, प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, एक लाइन बस। मैं आपको फ्रेज बता रहा हूं, ये इसके फ्रेज याद रखना, प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, इनविटेशन कार्ड्स, बस ये याद रखना। ये सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, ये आपकी इसमें लाइन आएगी, ठीक। उसके बाद में ये ध्यान रखना, देखो ये इनको एंग्जाइटी क्या बोलते हैं, अरे दिमाग पर से उतर गया, चलो बस कोई बात नहीं। डब्ल्यू बीट्स के बारे में तो ये हमारे में राइटर हैं, तो अभी हम आगे बताएंगे। सेलिंग टू बेजेंसियम और सेकेंड कमिंग इनकी पोएम है, आगे आएंगे तो बताएंगे इनके बारे में। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जिसे हम लास्ट रोमांटिक पोएट बोलते हैं? लास्ट रोमांटिक पोएट कौन? हाँ, डब्ल्यू बी ईट्स इज कॉल्ड द लास्ट रोमांटिक पोएट। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लास्ट रोमांटिक पोएट क्यों बोला जाता है, तो फिर टाइम लगेगा, हालांकि सिंपल सा बता दे रहा हूँ। देखो रोमांटिक, ये किसी भी राइटर को टाइटल कब दिया जाता है? जब जिस एरा की फीचर्स उसके वर्क में देखने को मिलती हैं वो उस एरा का माना जाता है। रोमांटिक एरा समझिए आपका 1798 से 1832 तक चलता है, ये तो उसके बाद में आते हैं, फिर भी इनको रोमांटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लव फॉर नेचर, लव फॉर ब्यूटी और एस्केपिज्म जो है, एस्केपिज्म का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी, दैट इज नोन एज एस्केपिज्म। मीन्स व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी एंड वी आर जस्ट कीपिंग आवरसेल्व्स away from those realities, those grim realities, then it is known as a escapism। अब सबसे खास बात एक आती है, अगर ऐसी प्रश्न बना दिया जाए कि which of the following writer was a great escapist of his era, एक ऐसा राइटर जो अपने टाइम का सबसे बड़ा escapist माना जाता है, अगर आप आंसर बता दिए तो चवन्नी वाली ट्रॉफी मिलेगी अभी, ठीक। अब ऑप्शन आपके पास, टेनिसन, जॉन कीट्स, पीवी शैली, थॉमस हार्डी। कौन ऐसा राइटर है जो एस्केपिस्ट माना जाता है? नहीं, जॉन कीट्स। उसको कोई किसी से मतलब ही नहीं था, वो अपने बस ख्वाबों में खोया रहता था, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ नहीं पता। वैसे ही द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री हमें लग रहा है कक्षा 9 की किताब में है ये, उसमें क्या है, वो कहता है कि भैया आप ऐसा करो, मैं अपनी अलग जाकर कुटिया कहीं बसाऊंगा, जाकर के वहीं रहूंगा, वहीं शांति होगी। अब क्यों वहां जाना चाह रहा है? क्योंकि शायद वहां पर जो सोसाइटी में चल रहा है वो देख देख के बेचारा परेशान हो गया है, तो सोसाइटी से अपने आप को अलग कर रहा है, एस्केप कर रहा है बस। और ये कीट्स के वर्क में था, कीट्स को सोसाइटी से कोई लेने देना नहीं, ख्वाबों में खोए रहते थे, अपनी प्रेमिका के ख्वाबों में रहते थे। हाँ, एस्केपिस्ट। ठीक है जी, चलो भाई चलिए, अगर इसमें से बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो पोएट लॉरिएट है? ये ऑप्शन में बताओ। टेड ह्यूज। हाँ, इसमें कोई नहीं है। चलो फटाफट अब यहाँ ध्यान देते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ फटाफट, पूरी कहानी खत्म कर दूंगा 1 मिनट में। देखो ये जो फ्रूट गैदरिंग है, ये फ्रूट गैदरिंग है, और दूसरा है सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, ठीक है। ये जो 2 वर्क हैं ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के, बोलिए हाँ, ठीक। अब पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्रूट गैदरिंग में टोटल कितनी पोएम्स हैं, ठीक। तो इसका आंसर तो हमने बता दिया, हो गया 86। टोटल कितनी पोएम है? 86। अभी जो हमारे में फ्रूट गैदरिंग का सॉन्ग दे रखा है वो है पोएम नंबर 12। मतलब समझिए, हमारे में जो फ्रूट गैदरिंग का सॉन्ग दे रखा है उसका नंबर पूछा जाए तो वो हो जाएगा
12। बात समझ में आई? वैसे ही सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग में, ये दूसरा इनका कलेक्शन है पोएम्स का, रविंद्रनाथ टैगोर का, उसमें टोटल पोएम्स हैं आपकी 103, यानी कि 103 गीत है, सॉन्ग है। ठीक, अब हमारे सिलेबस में दिया है इसका सॉन्ग नंबर 11। ठीक, तो अगर पहली पहली लाइन आ जाए, जैसे इसकी लाइन है लीव दिस चेंटिंग, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सॉन्ग नंबर ऑफ लीव दिस चेंटिंग आउट ऑफ 103 इन सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, तो आंसर हो जाएगा 11। इसमें फ्रूट गैदरिंग में आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 12। तो इसमें आपको समझना नहीं है, फ्रूट गैदरिंग में एक छोटी सी कहानी के टाइप में प्रेजेंट किया गया है। उसमें दिखाया गया है गुरुजी होते हैं, गुरुजी का नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। ठीक, ये होते हैं एक सिख टीचर। क्या होते हैं ये? और इनका एक चेला होता है जिसका नाम होता है रघुनाथ। क्या होता है? रघुनाथ होता है। ठीक, अब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि टीचर को बच्चे से क्या चाहिए? उसकी धन दौलत चाहिए क्या टीचर को? बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। भाई जहां मिले सम्मान करें। ये भाई साहब आते हैं रघुनाथ जी अपने सिख टीचर के पास में, और गुरु जी, चलो अभी आगे बात करेंगे, तो ये कहते हैं भाई मैंने जितना भी कमाया छोटा मोटा गिफ्ट तुम्हारे लिए हम लेकर के आए हैं। तो ये गिफ्ट क्या लाते हैं रघुनाथ? ये लाते हैं बैंगल्स, सोने की चूड़ियां। तो पहले तो याद रखना है कि ये रघुनाथ क्या लेके जाता है। तो गोल्डन बैंगल्स, अ पेयर ऑफ गोल्डन बैंगल्स गुरुजी के पास, गुरुजी को दिखाता है। गुरुजी के हाथ से एक स्लिप होकर के बैंगल जो होती है, अ पेयर ऑफ बैंगल जो होती है, वो गिर जाती है रिवर में। उस रिवर का नाम है जमुना। ये ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, टेक्स्ट में कहीं पर भी जमुना नहीं लिखा है, जमुना लिखा है। तो ये जरूर ध्यान देना, पेपर में क्या करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज मेंशन्ड इन द पोएम फ्रूट गैदरिंग सॉन्ग नंबर 12। तो आपको ऑप्शन देगा जमुना, जमुना, यमुना, गंगा। लो भाई साहब सीढ़ी फंस गई तुम्हारी। आदमी क्या लगाएगा? जमुना कभी लगाएगा नहीं। क्या लगाएगा? या तो कुछ लोग जमुना लगाएंगे, कुछ लोग यमुना लगाएंगे, जमुना कोई नहीं लगाएगा। जबकि सही आंसर क्या है? जमुना है। तो ये उसमें गिर जाती है। गिरने के बाद में क्या होता है, अब वो तुरंत वो उसमें कूद जाता है, ढूंढता रहता है रघुनाथ। अब सोचो गुरु जी के लिए क्या था, उसको कोई मोले नहीं है। अब उसे लग रहा कि इतना कॉस्टली जो है यहाँ फेंक दिया, कितना कॉस्टली था ये। और दूसरी बात, हाँ, ये गोल्डन की नहीं बल्कि स्टोन की बनी हुई थी। हाँ आई रिमेम्बर, स्टोन की बनी थी, कॉस्टली स्टोन की बनी हुई थी बैंगल्स। वो मतलब वहां पर गिर जाती हैं। तो वो ढूंढता रहता है, मिलती नहीं है। तो वो बाहर आता है और गुरुजी से कहता है कि ये बताओ गुरुजी, अगर आप हमें बता दोगे कि कहाँ पर गिरी है तो मैं ढूंढ लाऊंगा। गुरुजी ने दूसरी चूड़ी उठाई, वो भी वहीं फेंक दी कि जाओ ढूंढो, जाकर के वहीं पड़ी है। ये कहानी इसमें है। तो इस वाले पोएम से कुछ नहीं आना है, तुमको सॉन्ग नंबर याद रखना है, कौन से टीचर थे, उनका नाम है, टीचर का नाम गोविंद। बाय रिलीजन क्या थे? सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, तो सिख हैं, और इनके चेले का नाम रघुनाथ है। अगर क्वेश्चन आ जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डू यू फाइंड द कैरेक्टर रघुनाथ, तो हम बता देंगे फ्रूट गैदरिंग का सॉन्ग नंबर 12। ठीक, क्लियर है बात? चलो भाई, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। यहाँ पर ये टाइपिंग, अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। अगर इस तरीके से केवल दे रखा हो तो इसमें केवल एक ही जगह पर जमुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि जमुना नहीं है तो जमुना आंसर सही होगा। वैसे ये टाइपिंग एरर में रखा जाएगा, इसमें लिखेंगे जमुना। तो ऐसा कभी होता है, तो जैसे पेपर में क्या करते हैं, जब भी लोक सेवा आयोग बनाता है, ये ध्यान रखना है, लोक सेवा आयोग क्या करता है, कभी कभी छोटी और बड़ी गलती साथ में देता है। तो हमें पेपर में हमेशा ब्लंडर ढूंढ रहा होता है, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर ही आयोग मानता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। बहुत सारी एसएससी की किताबें लगाई होंगी, तो उसमें अभी मैं आपको एक सेंटेंस कराऊंगा और आप बताना इसमें गलती क्या है, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक, फटाफट पढ़ते हैं, अभी तो क्वेश्चन 16 ही उपाय है। चलो भाई, नोबेल प्राइज कब मिला? ये देखो कॉलोनियल राइटर भी हमारे में है, तो पूछा जाए विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन कॉलोनियल राइटर हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके हो गए।
इन्हें कब मिला था? 1923 में। जीवी शॉ को कब मिला था? 1925 में। फिर आपके गॉल्स बढ़ती हैं, जॉन गॉल्स बढ़ती हैं, उन्हें कब मिला था? 1932 में। ओनेल को कब मिला था? 1936 में। एलियट को कब मिला था? 1948 में। जो सिलेबस वाले राइटर मैं बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, उनको 1954 में मिला था। ठीक, जॉन स्टेनबैक हैं, वो उनको 1962 के समथिंग में मिला था। नोबेल प्राइज भी याद रखना है, बड़े बड़े राइटर। डब्ल्यू ईट्स और जीवी शॉ का तो याद ही रखना है। ईट्स 23, जीवी शॉ 25, ये ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो। Who was the disciple of Govind, a Sikh teacher in the 12th song of fruit gathering? क्या आंसर हो जाएगा? रघुनाथ। वेरी गुड आंसर। चलो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए देवदत्ता किसमें करेक्टर था, बताओ भाई। ऑप्शन में आपके लिए है कांथापुरा है, फेयरवेल पार्टी है, हायवदना है, या फिर आपका जो है द फ्लाई है। क्या आंसर होगा? नहीं, हायवदना में आपने क्या पढ़ा था? पद्मिनी, देवदत्ता, समझ में आई बात? हाँ, ये उसी का है करेक्टर। अभी आपसे पूछा गया है कि लीव दिस चैंटिंग, पीछे मैंने बताया था कौन सा सॉन्ग नंबर है? 11। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। इसमें ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के भगवान आपको मंदिर में पूजा पाठ करने से नहीं मिलेंगे, कोने बैठ के आप माला फेर रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, वहां नहीं मिलेंगे। ईश्वर का अगर आप चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा खेत में, जहाँ फटे पुराने कपड़े पहने हुए किसान खेत जोत रहा है धूप में, और जहां पर गरीब आदमी पत्थर तोड़ रहा है, वहां मिलेंगे। तो इसमें एक लाइन आती है डिलीवरेंस, मोक्ष कहाँ मिलेगा? तो डिलीवरेंस वर्ड याद रखना, बस वही लाइनें पूछी जाएगी। डिलीवरेंस जाओ बस लगा देना, खत्म कहानी। दूसरी खास बात तो मैं बता दे रहा हूँ, इनके जितने भी सॉन्ग हैं बेसिकली वो प्रोज टाइप में ही लिखे गए, लंबा लंबा मिलेगा। एक तो ये, और दूसरे आपके वॉल्ट विटमैन, हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है बस। ये सब फेमस हैं, ये मैं आपको वो वर्क करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, ये ध्यान रखना है। हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ बॉडी एंड सोल। तो बॉडी एंड सोल का एक ही आदमी है, वो है आपके वॉल्ट विटमैन बस। ठीक है, वॉल्ट विटमैन इज द फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स लिखा हो, ओपन वर्स लिखा हो, वर्स लिबरे लिखा हो, सबका आंसर एक ही होता है। ये ध्यान दे लो, फ्री वर्स लिखा हो या ओपन वर्स लिखा हो या वर्स लिबरे लिखा हो, ये एक ही चीज है। लिबरे है, वर्स लिबरे, बस एक ही चीज है ये। ठीक, इनके नाम बदल सकते हैं। तो इनके फादर कौन है? वॉल्ट विटमैन है। ही वाज एन अमेरिकन पोएट एंड इज द फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री आल्सो, कहा जाता है इसे। बॉडी एंड सोल जब यहां पर आ गया, वो इज आ गया, आपको कर ही लेंगे आप इसे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी इसका पूरा नाम जो है A.K. रामानुजन का पूरा नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन राइटर्स हैं तो आ सकता है इनका पूरा नाम। तो पहले याद रखें, अट्टीपट्टी कृष्ण स्वामी रामानुजन। ठीक है, अरे तुम अट्टी पट्टी याद रखो बस, खत्म कहानी। और क्या? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भैया जी आपका। ये पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे फ्रेज जैसे कि स्टैम्प्ड फेस है, माई पालसी, माई गाउट, ये कुछ लाइन्स हैं या फ्रेज जो है ऐसी कौन सी पोएम है वहां से लिए गए। तो बस सिंपल सा इसका आंसर है कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन, ये कैनोनाइजेशन पोएट्री जो पोएम जो है वो लिखी है जॉन डन ने, और ये पोएम इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कैन डाई बाय लव, ठीक है, एंड वी आर टैपर्स टू, ठीक, वी कैन डाई फॉर लव। ये इसकी बहुत सारी लाइन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लाइन आ सकती है, इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज बता दे रहा हूँ, स्टैम्प्ड फेस, ये फ्रेज जो लगा हुआ है, क्वेश्चन बनाया जाएगा कि स्टैम्प्ड फेस जो है वो बेसिकली किसको रेफर कर रहा है। तो बेसिकली स्टैम्प्ड फेस जो वर्ड लगाया गया है ये क्वाइन को रेफर करता है। अगर पूछा जाए स्टैम्प्ड फेस का मतलब क्या है, तो क्वाइन। लेकिन ये अंदर का क्वेश्चन है, अगर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो हमें नहीं लग रहा पूछेगा। लेकिन लाइन इसकी सारी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देखो लाइन दे भी रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर टैपर्स टू एट आवर ओन कॉस्ट डाई। तो टैपर्स टू है,
तो ये लाइन कहाँ से आती है? तो बस आपको बस ध्यान करना है कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है संत। अब जॉन डन लव पोएट है तो प्रेम के बारे में लिखेंगे कि मान लो हम लोग जब मर जाएंगे तो उसके बाद में जो है लोग हमको संत की उपाधि दे देंगे। उसमें एक लाइन आती है, वी विल बिल्ड अ प्रेटी रूम्स इन सोनेट्स। ये लाइन कैनोनाइजेशन में ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में सीधा आएगी। अगर क्वेश्चन जब ये आएगा कि वी विल बिल्ड द प्रेटी रूम्स इन सोनेट, तो आदमी लगाएगा ऑप्शन सीधे जॉन कीट्स की तरफ या फिर लगाएगा विलियम शेक्सपियर की तरफ, जॉन डन की तरफ जाएगा नहीं। जबकि ये लाइन कहाँ की है? कैनोनाइजेशन की है और जॉन डन ने लिखा है इसे। अभी लाइन आएगी, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ रखी हुई है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है। यहाँ लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट कंपोज दिस लाइंस, नो पीस ऑफ क्रॉनिकल्स वी प्रूव, वी विल बिल्ड सोनेट, वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स। तो ये लाइन बस याद रखो, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम। क्वेश्चन बनाया जाए कि कहां पर अपना रूम जगह बनाएगा। अगर कोई भी आदमी इन दो लवर्स को उनके लिए कोई एनल्स नहीं लिखेगा, क्रॉनिकल मतलब हिस्ट्री नहीं लिखेगा, कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देगा, तो ये कहां पर अपनी जगह बनाएंगे? ये कह रहे हैं हम ऐसे सोनेट लिख देंगे, हम जिंदगी भर अमर रहेंगे, कोई मेरे लिए टॉम ना बनाए, कुछ ना बनाए। तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जॉन डन। लंबा हो रहा है, सीजन में लग रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन 110% बनने के संभावना प्रबल है एकदम बताइए। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ डाइंग डे, ठीक है ना। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ऑब्वियसली ये लाइन तो मैं बता दे रहा हूँ, ये ली गई है इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats से, ठीक है। अब आपको ये लाइन मतलब सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खास बात क्या है, इसमें पार्ट कितने हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं, पहला। दूसरा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ W.B. Yeats was used or written in this poem, क्या नाम लिखा गया W.B. Yeats का? तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन होगा W.B. Yeats। कोई बता दे तो मैं उसे जानूं, चैलेंज करता हूं, कोई नहीं बता पाएगा इसका आंसर, कितने पढ़ने वाले हो। तुक्का मारते हैं वो अलग चीज है, ठीक है। नंबर 2 फिर लिखा होगा बटलर ईट्स। नंबर 3 विलियम ईट्स। नंबर 4 केवल ईट्स। क्या नाम इनका यूज किया गया था? कोई नहीं बता पाया। इसका आंसर है केवल विलियम ईट्स। ये 3 पार्ट इसमें है। अब ये जब मरा था, और ये लिखी है W.H. एडन ने। W.H. एडन पे द ट्रिब्यूट टू विलियम बटलर ईट्स, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं आपको यहीं पर, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग की, वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पोएम गीतांजलि लिखी थी। गीतांजलि का प्रीफेस जो था वो W.B. Yeats ने तैयार कराया था। W.B. Yeats की मदद से ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिल पाया था। तो प्रीफेस गीतांजलि का किसने लिखा था? W.B. Yeats ने लिखा था। W.B. Yeats हमारे उपनिषद से काफी ज्यादा प्रभावित थे, ये और T.S. Eliot दोनों, समझ लीजिए। तो ये जो एक चीज ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि W.B. Yeats किस दिन पर मरा था, तो द डे ऑफ हिज डेथ वाज द डार्क कोल्ड डे। उसकी मृत्यु का जो दिन था वो डार्क कोल्ड डे था। तो रिवर्स वर फ्रोजन, एयरपोर्ट्स वर डिजर्टेड, ठीक है, एंड द मरकरी सैंक, यहाँ पर लाइन थी इन द माउथ ऑफ डाइंग डे। मतलब ये बता दिया गया है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो बहुत ही ठंडा था, यानी कि विंटर सीजन था। सीजन हो जाएगी विंटर, और मरा था तो डार्क कोल्ड डे था। और इसमें एक लाइन आती है कि द वर्ड्स ऑफ अ डेड आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ लिविंग। जैसे जब तक आदमी जिंदा रहता है, आदमी उसे कुछ नहीं भाव देता है, मर जाता है तो कहते हैं यार कितना बढ़िया आदमी था ये, बताओ कहाँ मत। अरे ससुरा, जब मर ही गया है तब तुम उनके बारे में क्या तारीफ कर रहे हो? जिंदा था तो तुम जीने नहीं दिए, मर रहा है तो भाई साहब मार छापे जा रहे हैं। जब अब कब तो सुनने के लिए बैठा है क्या? ये लाइन वहां पर बढ़िया है। एक लाइन इसमें और भी आती है, अर्थ करके आती है, ये रिसीव योर गेस्ट करके एक लाइन है इसी में,
वो पूरा लाइन मुझे एकदम याद नहीं आ रहा करेक्ट, लेकिन अर्थ रिसीव योर गेस्ट ऐसे करके लाइन आती है इसी में। ये इंपॉर्टेंट है पोएम। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, यही करते रहेंगे, हमें लग रहा है और लग जाएगा पूरा दिन अकेले पढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, W.E.'s डेथ वाज अ कोल्ड डे, कैसा? तो यहाँ पूछा गया which of the following thing is an evidence that W.E.'s death was a cold day। ये दुनिया किसी किताब में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब खुद के बनाए हुए हैं। ऐसी चीजें बताई गई जिससे हमें ये प्रूव हो गया था कि जब W.E.'s की डेथ होती है तो वो डार्क कोल्ड डे ही था। तो कौन कौन सी वो चीज बताई गई है और कौन सी नहीं बताई गई है, तो ढूंढना है कौन सी एविडेंस नहीं है। तो ये मरकरी सैंक हो गई थी, ऊपर देखा था हमने, ब्रुक्स फ्रोजन हो गए थे, एयरपोर्ट डिजर्टेड हो गए थे, रेनबो इमर्ज्ड ये नहीं है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम जब पोएम पढ़ाते हैं तो कहते हैं कर्रज पढ़ाते हैं, कुछ छुटेगा नहीं। चलो भाई ये पढ़ो, द वर्ड्स ऑफ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ लिविंग। अभी बताया मैंने, किस पोएम से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे इन मेमोरी ऑफ W.E.'s। अब क्वेश्चन समझो, हु सेड, हाँ W.H. ऑर्डर हो जाएगा। पोएम रहेगी इन मेमोरी ऑफ W.E.'s, और कहा किसने है? तो कहा है W.H. ऑर्डर ने, और किसके लिए कहा है? रेफर हो जाए तो ईट्स के लिए है। अब यहां भाई साहब ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। उस टाइम पर जब हम तैयारी कर रहे थे तो भैया पोएम तो हमें पता थी, इसके 2 लाइन पता भी थी हमें, लेकिन हमें तीसरी लाइन नहीं पता थी और ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक वो दिमाग पर लाइन हमारी चढ़ी है, हमको भी भूले नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी लाइन जो है वो नहीं है इन मेमोरी ऑफ W.E.'s से। तो डेथ ऑफ द पोएट वाज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम, ठीक है। द बॉल्स रन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एक लाइन याद रखना। बॉल्स कहाँ रन कर रही? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। आपको भरवाने के लिए आएगा, पूछेगा डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेनी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन। द डे ऑफ हिज डेथ वाज डार्क कोल्ड डे, और बस ये वाली नहीं है। ये लाइन आपकी मालूम है कहाँ की? सेलिंग टू एजेंसी की लाइन है। चलो अब ये पोएम जो है ओबेचरी लिखी है। ओबेचरी का मतलब आप जानते होंगे, किसी की मृत्यु के बाद जो न्यूज छपती है अखबार में उसे ओबेचरी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड भी हो गया। तो यहाँ पूछा गया हाउ डिड ए.के. रामानुजन मेंशंस अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब ओबेचरी पोएम में ए.के. रामानुजन जी ने क्या कारण बताया है अपने पिता की डेथ का। तो क्या उनको हार्ट फेलियर हो गया था, टीबी थी, या फिर ड्राउनिंग से, या फिर एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच न्यूज़पेपर ए.के. रामानुजन फादर्स ओबेचरी वाज पब्लिश्ड। ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीधा आ जाएगा कि जो इनकी डेथ की न्यूज छपी थी वो कौन से अखबार में छपी थी। तो सिंपल सा है बस, मद्रास न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, आधा आप लोगों ने कर लिया फटाफट। यहाँ लिखा हुआ है व्हाई ए.के. रामानुजन यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर। कहने का मतलब रामानुजन जी न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा करते थे। तो क्या वो अपने पिताजी की डेथ के बारे में पढ़ना चाहते थे, या केवल फन के लिए पढ़ते थे, या स्पोर्ट्स न्यूज के लिए पढ़ते थे, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जानने के लिए पढ़ा करते थे? नो, यही तो बात है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आदमी क्या कहेगा, अखबार आदमी कहाँ पढ़ेगा? अखबार पढ़ेगा देश दुनिया विदेश में क्या चल रहा है। कुछ लोग न्यूज पेपर में न्यूज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट क्या कर रहे वो पढ़ेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर है केवल बी, ऐसे पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने खाली फोटो बढ़िया लगा है ना, खाली फोटो ही देखने में मजा आउट। बहुत सारे लोग तो ऐसे अखबार लेके बैठ जाए, उन्हें पता तामझ हम पता ना कुछ, और फिर भी तो ये चीज रहती है। चलो तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब ये लिखा हुआ है कैन स्टोरीड अर्न और एन एनिमेटेड वर्स दैट इट्स मेंशन कॉल फॉर द फीडिंग ब्रीथ। अगर इसका आपने हिंदी निकाल लिया भाई साहब, तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। अर्न का मतलब होता है कलश, कलश पर बढ़िया सा कुछ पिक्चर उक्चर बना दिए गए, आपने जितना भी काम किया। बस समझिए जैसे किसी आदमी की डेथ हो गई, उसकी डेथ होने के बाद में उसकी जितने फोटो थे, गिलास नहीं छपवाते थे उनके फोटो, वैसे आपने अर्न पर छपवा दिए, या आपने उनका बढ़िया सा पुतला लगवा दिया चौराहे पर। क्या ये जो चीजें हैं, कोई आदमी मरा है उसकी आत्मा को फिर से वापस ला सकता है? ला सकता है। तो ये मरने उड़ने वाली बात कहाँ होगी?
इलीजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में, तो आंसर लगा दो सीधा। लेकिन हमने आपको ऑप्शन दिया था अर्न, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या लगाएगा, ओडन ग्रेसियन अर्न, और उसकी फंस जाएगी सीडी। समझ रहे हैं, ये होता है। अब इसी में और लाइन है, हु सेज म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन। इसको दो तरीके से बनाया गया है। पहला तो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू यू फाइंड दिस लाइन म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, तो इसका आंसर हो जाएगा इलीजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। किसने बोला है, तो आंसर हो जाएगा थॉमस ग्रे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है, विच ऑफ द टू फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटीज वर मेंशन्ड इन द पोएम इलीजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, तो पहले तो मिल्टन हो गए, दूसरे हैं ओलिवर क्रॉम्वेल। कौन है, ओलिवर क्रॉम्वेल, एक कॉमनवेल्थ वाले। भाई साहब ठंडा बहुत तगड़ा है। अब ये वाली देखो दुनिया की सबसे जो है फेमस लाइन है ये, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कितना धन दौलत कमा लो, आपको जाना तो वहीं पर है या सबको जाना है। तो ये भी लाइन आपकी कहाँ की है, ग्रे ने लिखी है, और ये लाइन आपकी है इलीजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की। द कर्फ्यू नाउ स्टोल्स द पार्टिंग डे, शुरुआत लाइन वहीं से होती है ना। अगला है यहाँ पर आपका, इलीजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखी कब गई थी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएगा 1751 में। और ध्यान रखना, तो ये जो है एक मैं ग्रे के बारे में बता दे रहा हूं। और भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वाज अ ट्रांजिशनल पोएट, कौन सा पोएट, ये ध्यान रखना, ये पेपर में आने योग्य क्वेश्चन है, ट्रांजिशनल पोएट। ट्रांजिशनल पोएट में ये आपको कौन आएंगे, ग्रे, ठीक है। और प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, तो प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म में भी ग्रे आते हैं, विलियम ब्लेक हैं, विक्की कॉलिंस हैं, थॉमस जेम्स हैं। ये राइटर जो है बेसिकली आपके प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म में आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म? It means that yes, before the beginning of the actual romanticism, a few features were already prevailed, or you can say there was a kind of change, right, was seen in the works of these following writers, and that's why we call them precursor. मतलब अभी जो विक्टोरियन एरा चल रहा था बेसिकली ना, तो whatever the trend was going on in Victorian era, they have totally discarded and started a new trend, right? And that's why they are called the bridge between the Victorian era and the Romanticism. तो विक्टोरियन एरा और रोमांटिसिज्म के बीच का जो ब्रिज है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरा, ठीक है जी। तो प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म में भी ग्रे आते हैं, ट्रांजिशनल पोएट्री थॉमस ग्रे है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ही वाज द प्रोफेसर ऑफ पोएट्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका है भाई साहब रेप ऑफ द लॉक के बारे में बताएं तो फिर तो पूरा दिन बताते रहेंगे। देखो ये आपको पता है, ये डेडिकेटेड किसको है, तो जॉन कैरल इनके फ्रेंड थे। फिर इसमें एक लेटर को ऐड किया गया था, वो डेडिकेटेड किसको है, अरावेला फरमोर को है, ठीक है जी। इसमें कितने टोटल कैंटोज हैं, तो 5 कैंटोज हैं। 1712 में पहले आते हैं, फिर 1714 में आता है। मतलब अब इसको तो अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो सिंपल सा हम लोग लगाते हैं ये मोह एपिक है। अब मोह एपिक में आपको समझाऊं कि हाई बर्लेस्क में है या लो बर्लेस्क में है, तो इसलिए ये हाई बर्लेस्क में है। दूसरी बात इसमें ध्यान दे लो कि भाई मोह एपिक क्या होता है। देखो सिंपल सा बस इतना बता दे रहा हूँ, मोह एपिक क्या होता है, ये आपके काम में आ सकता है। एपिक में और मोह एपिक में डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो देखो ऑब्वियसली एपिक अगर वर्ड लगा है, क्या लगा है, एपिक अगर वर्ड लगा है तो इसका सब्जेक्ट और प्लस स्टाइल दोनों कैसे होने चाहिए, सीरियस एंड डिग्निफाइड। बात समझ में आई? एपिक का मतलब क्या है, सब्जेक्ट सीरियस होगा और स्टाइल कैसी होगी, डिग्निफाइड होगी। लेकिन अगर मोह एपिक है तो ये जो सब्जेक्ट अभी आपका सीरियस था ये हो जाएगा ट्राइबल। सीरियस सब्जेक्ट की मजाक बना देना, मतलब कोई बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा चल रहा तो मैं ये करके दांत दिखा दूं तो वो हो जाएगा ना, लेकिन स्टाइल दोनों की डिग्निफाइड ही रहेगी। चलो
रेप ऑफ द लॉक, ये भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट पब्लिश्ड है तो फर्स्ट पब्लिश में कब आएगा? 1712 आएगा, ठीक है ना। बाद में फिर दो और किताबें आती हैं तो 14 में आता है, तब टोटल 5 कैंटो होते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये लो सब इसी में कंफर्म हो गया आपका, ठीक। यहाँ पूछा जा रहा है इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइवरलेस, तो ये है हाइवरलेस का। द फाइनल फॉर्म ऑफ द पोएम वाज अवेलेबल इन 1717 विद द एडिशन ऑफ क्लैरिसा स्पीच ऑन गुड ह्यूमर। ये ध्यान रखना है, एडिसा जो क्लैरिसा की स्पीच थी वो किस पर ऐड की गई? तो ऑप्शन हो जाएगा गुड ह्यूमर। क्लैरिसा की स्पीच कब ऐड करी गई? तो आंसर हो जाएगा 1717, ठीक है। तो ये वाला भी सही हो गया। अब पूछा जा रहा फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन लिंटन्स मिसलेनियस पोएम 1712 इन 2 कैंटोज, तो ये बिल्कुल सही है। 1712 में 2 कैंटोज आते हैं। फिर ये लिखा है इट वाज डेडिकेटेड टू अराबेला फॉरमोर, ये गलत है। ये डेडिकेटेड जो है वो जॉन कैरल को है, और एक लेटर ऐड किया गया था सेकंड एडिशन में, वो अराबेला फॉरमोर को था। तो अगर लिखा होता है कि भाई सेकंड लेटर वाज डेडिकेटेड टू अराबेला फॉरमोर इन सेकंड एडिशन, तब ये सही होता। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये आपको आगे भाई साहब, ये द डिजायर फॉर ओब्लिवियन रन ए लाइन और द प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, मैंने बताया था आपको। ये फ्रेज याद रखो, लाइफ इंश्योरेंस, डिजायर ऑफ ओब्लिवियन 1, प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स 2, और ये 3। तो ये आपके सब किसमें दे रखे हैं? वॉन्ट्स में। बस ये 3 फ्रेज याद कर लो, इसके अलावा पोएम खत्म, कुछ आने नहीं इसमें। अब यहाँ पूछा जा रहा है भाई साहब कि इनमें से ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें आपके कितने सेक्शन है? तो सेक्शन आपके कितने बताए? 5। तो 5 सिर्फ एक में ही है, ओड टू वेस्टमिंड में। वेस्टमिंड किस में लिखी गई है? तो नीचे दे रखा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आ सकता है कि इनमें से कौन सी पोएम है जो टार्जा राइम में हो? तो टार्जा राइम में एक पोएम है, वो है ओड टू द वेस्ट विंड। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन सी पोएम जो ब्रुकलिन डेली यूनियन में पब्लिश होती है? तो आपकी बस ये द सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, एमिली डिकिंसन की है। ओड टू ग्रेसियन अर्न में कितने स्टेंजास हैं? तो ऑब्वियसली कितने पार्ट हैं? तो मतलब 5 है, 10 × 50। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा वर्ड जो है वो अर्न के लिए यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो फेयर एटीट्यूड बोला गया है, कोल्ड पास्टोरा बोला गया है, एटिक सेफ बोला गया है। ये ब्राइड ऑफ स्लो टाइम नहीं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट लगे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है, ये लाइन है which of the following poem consists this stanza, all breathing human passion forever that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and perching tongue। ये कहाँ से लाइन ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडन ग्रेसियन अर्न। ये मोस्ट इंपोर्टेंट में है, कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा ये लाइन यहाँ की हो सकती है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पूछा गया शैली को परफेक्ट सिंगिंग वर्ड किसने बोला है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एसी स्विनबर्न। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, इसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए कौन जाना जाता है? तो आप जान ही रहे कौन है हमारे, टेनिसन हो गए। फिर ऑप्टिमिस्टिक पोएट कौन सा है? यस, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएंगे ऑप्टिमिस्टिक पोएट। अगर यहाँ पूछा जाए फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब अगर यहाँ पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा राइटर जिसे नोबेल प्राइज नहीं मिला? चलो देखो, है एलियट मिला नहीं, क्यों नहीं मिला? हाँ, ये उनको अभी तो बताया था 1948 मिला। ये अब यहाँ पर पूछा गया किसको जो है 4 टाइम मिला पुलित्जर प्राइज? है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। 24, 31, 37 और न्यू हैम्पशायर 43। चलो, ये पूछा गया है यूलिसिस जो लिखी गई पोएम है वो किस फॉर्म में है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पोएम, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, ड्रामेटिक मोनोलॉग मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसकी सारी लाइन भी इंपोर्टेंट है।
इसमें कितने थॉट्स दे रखे हैं, ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर लगा लो 4। इस पोएम में थॉट्स 4 दे रखे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का नहीं है। तो देखो ये यूलिसिस भी है, लोटस ईटर भी है, माय लॉस्ट डचेस भी है और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट ड्रामेटिक मोनोलॉग। यहाँ पूछा जा रहा है स्पीकर कौन है माय लॉस्ट डचेस में, तो आप देख लीजिए फर्स्ट, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिफ्थ ड्यूक है। तो आंसर हो जाएगा डी, अल्फांसो सेकंड स्टेट द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरेरा। अब यह पूछा जा रहा है माय लॉर्ड जस्टिस में एपिग्राफ कौन सा है, तो इसलिए क्या कौन सा है, ये फेरेरा। ठीक है जी। मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं अभी पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन ही कर देते माय लॉर्ड जस्टिस। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आई गेव कमांड देन ऑल स्मॉल स्टॉप टुगेदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब हमने कमांड दिया और जितनी मुस्कुराहट थी वो सब खत्म हो गई। तो ये किसने बोला है, तो ये बोला था ड्यूक ने अपनी जो डचेस थी ना उनके लिए। भाई बात नहीं मान रही थी, कमांड दे दिया और दीवार पर चिपक गई, वो बन गई, तस्वीर लटक रही है। तो वही हो गया आंसर के यहाँ पर जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के माय लॉर्ड जस्टिस में ये लिखा है। अब यहाँ पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स फ्रा पेंडोल्फ नेम वाज देयर, कितनी बार नाम आता है, 9, 3 टाइम। अच्छा इसमें सर कितने टाइम आता है, सर 4 टाइम। सर जो वर्ड यूज किया गया 4 टाइम आता है। चलो इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 60 का। हाँ वेरी गुड आंसर। अ पिक्चर ऑफ नेपच्यून पेंटेड बाय क्लॉस इंसबर्ग फॉर द ड्यूक ऑफ फेरेरा मेड ऑफ, किसकी थी ये, ब्रॉन्ज की थी। और ये किसने बनाई थी, याद रखना, क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने बनाई थी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया इसका थीम कौन सा नहीं हो सकता है, माय लॉर्ड डचेस का कौन सा थीम नहीं है, नार जरूर ध्यान रखना है। जेलसी होती है, पजेसिव से रहता है, ये तो सही है। पावर कंट्रोल भी चाहता है कि महिला जो हमारे अंडर में रहे। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, ये भी सही है। सेलिब्रेशन ऑफ जेंडर रोल गलत है ये। कमला दास ने यहाँ पूछा हुआ है, ये इनका पोएम है एन इंट्रोडक्शन, उसमें से पूछा गया है। इन्होंने कहा था कि कमला दास कैन रिपीट द नेम्स ऑफ पॉलिटिक्स हु आर इन पावर्स एज शी मेंशन्ड इन हर पोएम। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके नाम को रिपीट कर सकती हैं, कैसे, लाइक अ डेज, या फिर नेम ऑफ वीक्स, नेम ऑफ फाउंटेन, नेम ऑफ पावर्स, नेम ऑफ वीक्स। यहाँ who says I am Indian, वेरी ब्राउन, तो वेरी ब्राउन कमला दास। वेरी ब्राउन जहां आ जाए कमला दास, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं सब। अब क्वेश्चन नंबर 64 आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई साहब वो निसिम इस्किल जी के बारे में सही नहीं है। एक बेन इजराइल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लगा लो, बेन इजराइल पोएट है, ठीक है। दूसरी बात ये जियो पोएट है, जियो। अगर कोई पूछा जाए आपसे कि जूइश पोएट कौन सा है तो निसिम इस्किल हो जाएंगे। बेन इजराइल किसे कहा जाता है तो निसिम इस्किल को, बॉम्बे में ये पैदा होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही, पद्मश्री 1988 मिला है। एंड ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1987, तो ये गलत है, ये 1983 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ, क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो ये लिखा है निसिम इस्किल ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू दिमाग हमारा होगा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, ये इनका भी है। ये कब आता है द वेस्टलैंड, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाने में पूरा आधा घंटा लगेगा, मतलब मोटा मोटा सा ध्यान रख लो। इसके पार्ट कितने हैं, टोटल 5 पार्ट्स हो गए इसके, ठीक। इसका एक एपिग्राफ आता है, एपिग्राफ जो दिया गया है वो बेसिकली सैट्रिकॉन, पेट्रोनियस का सैट्रिकॉन से लिया है, ठीक है। अरे यार, सैट्रिकॉन के पेट्रोनस से लिया गया है, ठीक, इसका एपिग्राफ। दूसरा क्या है, इसका हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड, तो इसका ओरिजिनल टाइटल है ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस आवर म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है, वहां से इसको लिया गया है। सबसे बड़ा जो है इसका लंदी जो पार्ट है वो
फायर सेरमैन है, सबसे छोटा डेथ बाय वाटर है, और इसमें जो है लास्ट वर्ड संस्कृत के हैं, 6 भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। ये बड़ा चीज़ है, उसको अलग कभी समय मिला तो एक पूरा वीडियो इसी बना देंगे, पूरा कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पूछा गया टिंटन एपिक जो भाई साहब कब आती है, तो ऑब्वियसली 1798 में आती है। लिरिकल बैलेट जब पब्लिश होता है ना शुरुआत में, तो इसमें टोटल 23 पोएम होती है, उसमें से लास्ट वाली पोएम ये है। लिरिकल बैलेट आपको पता है, ज्वाइंट एडवेंचर ऑफ कौन कौन था, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ। बताओ लेक पोएट कौन कौन से हैं, लेक पोएट्स? हाँ अरे हाँ कॉलरीज। चलो ब्रेक 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 की पोएम जो किसके डेथ पर लिखी गई थी, तो ऑर्थर हेनरी हालम, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने लिखी थी। और अब हमारे पास बचा हुआ है ये 69 और फिर आ जाएगा 70। ये लाइन जो दे रखी है, वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, ये किसने लिखा है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का है, ये जो भाई साहब द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है बेसिकली, तो ये हो जाएगी सोनेट 1807 में आती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। तो ये थे हमारे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने 8 टेस्ट सीरीज में देखे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जितना ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही बेहतरीन हम आपके लिए काम करेंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।